ISA 200 पर सेकंड लेक्चर है हमारा ये, और थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और कुछ रेलेवेंट और इन्फॉर्मेशन है वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ISA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक तो ऑब्जेक्टिव्स और इंडिपेंडेंट ऑडिटर पे भी हमने बात की थी कि क्या हो सकता है, कौन होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। The objectives of the auditor are formally specified in ISA 200 to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement। कोई बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट तो नहीं कर दिया गया है, उससे जो है वो फ्री होनी चाहिए। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, गलती भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है। और thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। Financial reporting framework भी हमने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बननी चाहिए, फ्रेमवर्क बननी चाहिए, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, चाहे फ्रॉड हो या एरर हो। और उसके अलावा जो है बहुत एहतियात से और प्रोफेशनल जजमेंट के साथ आपने ऑडिट करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अश्योरेंस देनी है, रीजनेबल अश्योरेंस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस कैसे हासिल होगी, आगे सारी उसकी वो है कि क्या होता है, लेकिन अश्योरेंस का मतलब ये है कि ऑडिटर बिल्कुल 100% नहीं तो 90%, 95% सेटिस्फाइड हो जाए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दी गई हैं, हमने एक टर्म यूज़ की थी ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे। ये अश्योरेंस हासिल करने के लिए वो जितनी भी ऑडिट टेक्निक्स वगैरह होंगी वो सारी की सारी अप्लाई करेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब वो ऑडिट कर लेगा, रीजनेबल अश्योरेंस हासिल करेगा, उसके बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने जो तरीका बताया है रिपोर्ट बनाने के हिसाब से वो रिपोर्ट बनाएगा। जो भी फाइंडिंग्स हैं उसकी वो उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, उसका कंपनी की मैनेजमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता, तो वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अपनी फाइंडिंग्स को, चाहे वो फ्रॉड पकड़े, एरर पकड़े, कुछ भी उसको पता चले, वो अपनी रिपोर्ट पे उसको मेंशन करता है। In all cases when reasonable assurance cannot be obtained and qualified opinion in the audit reports is insufficient in circumstances for purposes of reporting to the intended users of the financial statement, ISA requires that the auditor disclaim an opinion or withdraw or resign from the engagement where withdrawal is possible under applicable law or regulation। आसान अल्फाज में, जहाँ पर ऑडिटर एक रीजनेबल अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हासिल नहीं कर पा रहा, मैं लेट सपोज एक जगह का ऑडिट कर रहा हूँ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे सामने आई, मैंने सवाल पूछा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो आप सैलरीज दिखा रहे हो, 15 लाख की या 50 लाख की आप सैलरीज दिखा रहे हो, तो इस सैलरीज के पीछे कोई इसकी सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, किसको आपने सैलरी पे की है क्या नहीं है। तो उस सूरत में जो कंपनी थी जिसका मैं ऑडिट कर रहा था, वो मुझे सेटिस्फाई करने में नाकाम रही। इसका मतलब ये कि वो मुझे उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं पेश कर पाई कि ये जो सैलरीज नज़र आ रही हैं ये वाकई जेन्युइन सैलरीज हैं या इसमें कुछ फेक लोगों की सैलरीज भी आई, तो वो मुझे सेटिस्फाई कर नहीं पाई। ये कह रहा है कि अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिलती, आपको इनसफिशिएंट जो है वो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो ऐसी सूरत में आप रिपोर्ट, एक सही रिपोर्ट देने के काबिल नहीं रहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ऐसी सूरत में ऑडिटर जो होता है वो डिस्क्लेम कर देता है अपना ओपिनियन। वो कहता है कि नहीं, मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन देने से कासिर हूँ, मैं नहीं दे सकता। नंबर सेकंड, या तो विड्रॉ कर ले, रिजाइन कर ले, अगर ऐसा हो सकता है तो उस इंगेजमेंट को छोड़ भी सकता है। तो ये बहरहाल वो जो लॉज और रेगुलेशंस बताते हैं उसके तहत वो
उसको छोड़ भी सकता है। ISA 200 requires the auditor to comply with all ISAs relevant to the audit। जितने भी ISAs हैं ऑडिट से रेलिवेंट उन सबको कंप्लाई करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये ISA 200 उसको जिम्मेदारी देता है। कंप्लाई विद रेलिवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट, इखलाकी तौर पर जो जो चीज़ें, मतलब ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो जाकर लड़ाई झगड़े शुरू कर दे। उसका काम सिर्फ ये है कि इखलाकी हदूद में रहते हुए वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज को लड़ना झगड़ना नहीं है। प्लान एंड परफॉर्म विद ऑडिट एंड ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या है ये अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके बाद एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। अपने जो उसकी प्रोफेशनल नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको भी इस्तेमाल करेगा वो। ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक मुनासिब मिकदार में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो जमा करेगा टू अलाउ हिम टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। एविडेंस जब तक उसको सही नहीं मिलेगा, एविडेंस भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर उसको जब तक वो एविडेंस नहीं मिलता तब तक जो है वो श्योर नहीं होगा, एश्योरेंस हासिल नहीं होगी। अच्छा, अब ये कुछ टर्म यूज हो रही हैं। पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, an attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence। ऑडिटर का दिमाग हर वक्त चलना चाहिए, सवाल पैदा होने चाहिए उसके दिमाग में, अलर्ट रहे वो। एक सिचुएशन में जाता है, अब जब मैं अपने ऑडिट के ज़माने की बात करूं तो हमें ये सिखाया जाता था कि कोई भी आपका क्लाइंट हो, आपने पहले यही सोचना है कि वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। अगर आप ये सोचते हुए जाओगे तो आप एरर्स पकड़ सकते हो, एरर्स को ट्रेस कर सकते हो, आपको पता चल सकता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही आप जाएंगे और आपके दिमाग में ये कि यार ये सारा काम सही चल रहा है, बस मैं जल्दी जल्दी काम लपेट के और ऑडिट करके निकल जाऊं, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ही यही है कि आपका दिमाग जो है अलर्ट रहे हर सिचुएशन में, और आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठे, आप कोई चीज़ देखें फौरन आपको एक सवाल उठना चाहिए। जैसे 2018 में आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो 50,000 के थे, और 2019 में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,50,000 हो गए। इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो सवाल उठना चाहिए, अगर मैं उस चीज़ को निगलेक्ट कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेरे अंदर मौजूद नहीं है और मैं फ्रॉड और एरर डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ जो है दिमाग में रखनी। फिर एक दूसरी चीज़ में यूज होती है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब ये है, तो यहाँ पर टर्म यूज हुई थी, द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग नॉलेज। मेरा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी पर्टिकुलर ऑडिट या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जब मैंने काम कर करके सीखा, जाहिर सी बात है एक फ्रेश बंदा जो होगा उसको प्रोफेशनल जजमेंट वो नहीं कर पाएगा। जब आपको किसी फील्ड की नॉलेज होती है, आप उस फील्ड में अपना टाइम गुजार देते हैं, जैसे कि मैंने टीचिंग में अपना टाइम गुजारा है, तो मैं उस हवाले से अपनी प्रोफेशनल जजमेंट दे सकता हूँ। लेकिन एक जो बिल्कुल फ्रेश बंदा किसी जगह पे जॉब करने जाता है तो वो प्रोफेशनल जजमेंट नहीं दे सकता। मैं ऑडिट के हवाले से भी बात कर सकता हूँ, अकाउंटिंग के हवाले से भी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट दे सकता हूँ, लेकिन कोई नया फ्रेश बंदा आपको वो चीज़, वो जजमेंट नहीं दे पाएगा। तो ये प्रोफेशनल जजमेंट आपकी होती है, और ये अश्योरेंस, ऑडिट अश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, रीजनेबल अश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस हुई थी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि एविडेंस ऐसा, उसकी मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी दी थी, इनवॉइसेस की और उस तरह की। तो ये जो है तीसरी चीज़ आपकी भी होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इसमें काम की चीज़ें थी जो कि यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, दो तरह के ऑडिट होते हैं, इंटरिम ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट जो साल के दौरान कई दफ़ा ऑडिटर जाता है और वहाँ पर मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली वो जाता रहता है। फाइनल ऑडिट का मतलब होता है साल के बिल्कुल आखिर में होता है, और फुल ईयर का जो है आप बैलेंसेस को आप ऑडिट करते हो, उसको फाइनल ऑडिट कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें इस हवाले से हमने डिस्कस करी।
अच्छा जी, अब एक दो चीज़ें और हमने यहाँ पे देखनी है। ISA 200 में तकरीबन यही सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में डिस्कस की गई हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था ICMAP फॉल 2017 में, International standards on auditing ISAs are issued by the International Auditing and Assurance Standard Board IAASP. In this context, explain the following. The position of these standards relating to external audit process. आपकी क्या position है standards की? The extent to which the auditor must follow, कितनी किस हद तक ऑडिटर जो ISS को फॉलो करे। अभी हमने बीच में देखा था कि आपने कंप्लीटली रिलाई करना है ISS को, जो आपके मुल्क के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से जो यहाँ पर एप्लीकेबल है। द एक्सटेंट टू विच ISS अप्लाई टू स्मॉल एंटिटीज। नंबर वन, पहली चीज ऑलरेडी जो डिस्कस की है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑन एन ऑडिट। ISAs only apply to the audit of historical financial information. पुरानी information पे apply होते हैं। They are written in context of an audit of financial statement by an independent auditor. Basic principles and essential procedures are provided to be followed. There is related guidance in the form of explanatory material and appendices. आपके उसमें दिए हुए हैं, एक्सप्लेन किया गया तमाम ISS को वगैरह वगैरह। तो एक एक्सटर्नल ऑडिट के लिए इनकी ये पोजीशन है। अच्छा, अब कितना करना है? एन ऑडिटर शुड फॉलो द ISS वेयर एवर पॉसिबल। जितना ज़्यादा वो इनको इस्तेमाल कर सकता है वो इस्तेमाल करेगा। हाउएवर इन सम सिचुएशन एन ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम ISS सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट कैन बी अचीव्ड मोर एफिशिएंटली। मैंने अभी कहा रेगुलेशन पे अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो उनका ISS के साथ तो वो उसको छोड़ भी सकता है। In this situation, the auditor can depart from the ISA, but he or she must be prepared to justify the departure. और लेकिन जब वो डिपार्ट कर रहा है, छोड़ रहा है ISA को, तो उसको जस्टिफाई करे, रीजनेबली बताए कि मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ रीजन के साथ। It is expected that departure from any ISA will be the exception rather than the rule. ये exception होनी चाहिए, रूल नहीं बना लेंगे हमने छोड़ना ही छोड़ना है। एक एक्सेप्शनल केस होगा जब मैं ISA, अदरवाइज हमने लाजमी रिलाई करना है अपने ISAs पर। उसके बाद तीसरी चीज है, स्मॉल एंटिटीज पर ISAs कितना अप्लाई होते हैं। टू बी क्लियर, ISAs आर मेंट टू बी एप्लीकेबल टू द ऑडिट ऑफ एनी एंटिटी नो मैटर व्हाट इट्स साइज। छोटी बड़ी मोटी पतली जो भी एंटिटी, जो भी कंपनी होगी, आपने उस पर ISAs अप्लाई करने हैं। However, in small entities, the auditor may have to amend the audit approach to fit the circumstance. जाहिर सी बात है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, करूंगा तो मैं अप्लाई सब कुछ, लेकिन मैं अपने ऑडिट प्रोग्राम को या जो मैं मेरा जो अप्रोच है उसको मैं थोड़ा सा हल्का रखूंगा, लीनियंसी दिखाऊंगा। और जो जो मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे ऑडिट करता हूँ वो नहीं करूंगा। एक छोटे इदारे पे अगर मैं करने जा रहा हूँ तो फिर मेरी अप्रोच थोड़ी सी हल्की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर बी ग्रेटर रिलायंस ऑन सब्सटेंटिव टेस्टिंग एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, हाउएवर द एप्रोप्रिएट ISA शुड बी फॉलो। तो ये एक छोटी सी चीज हमने डिस्कस करी। ये जो इंफॉर्मेशन है, जब एक मैंने असाइनमेंट्स दिए थे, एक मैंने हैंड आउट दिया था, उसमें ये PDF में ऑडिट के हवाले से फर्स्ट ये इसमें मौजूद है। अच्छा, अब एक और उसने ICA में भी फॉल 17 में पूछा है, अ क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टीम्ड अप टू प्रोवाइड अकाउंटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज टू कमर्शियल एज वेल एज नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। क्या सर्विसेज देता है एक क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट? अकाउंटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट भी कर सकता है, रिस्क असेसमेंट रिव्यूज, सिस्टम रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स बना सकता है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स भी वो दे सकता है। अच्छा जी, AG company approached the mini finance bank to extend their overdraft limit in order to finance a new project. The bank asked the company to provide a cash flow projections and assurance over those projections. एक AG कंपनी थी, बैंक के पास गई, उसने कहा कि भाई हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाए और ताकि हम अपना नया प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकें। बैंक ने कहा कैश फ्लो की
प्रोजेक्शन दें अश्योरेंस सर्विसेज के साथ, यानी ऑडिटर उसको अपना स्टैंप लगा के दे कि वाकई ये कैश फ्लो इनका इतना है कि ये उस ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी इनको मिल रही है उसको फिर वो पूरा कर सकेगी। Explain the type of assurance engagement that will be undertaken by the auditor in the above scenario, and form of such assurance. Also explain why such type of assurance is appropriate for cash flow projection. अब इसका अगर आंसर देखा जाए, assurance provided by review. Review is a voluntary investigation in contrast to reasonable level of assurance. ये पूरा ऑडिट नहीं होता, ये ऑडिट जो होता है ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों का होता है। जब भी आप अश्योरेंस के लिए बात करते हैं तो आप पूरे अकाउंट्स का जो है वो ऑडिट नहीं करते बल्कि सिलेक्टेड चीज़ों की। अब इसका मतलब है वो जब ऑडिट करेगा अश्योरेंस सर्विसेज के लिए वो सिर्फ कैश बुक का ऑडिट करेगा, बैंक का ऑडिट करेगा, वो तमाम चीज़ों को डिटेल में नहीं जाएगा, तमाम चीज़ों को डिटेल में नहीं देखेगा। तो अगर पॉजिटिव अश्योरेंस दे रहा है ऑडिटर तो फिर बैंक जो है वो लोन दे देगा। अगर नेगेटिव अश्योरेंस आएगी ऑडिटर को ऐसा फील हो रहा है कि जो है वो उसका कैश फ्लो सही नहीं है कंपनी का जो कि लोन के लिए जा रही है, बात कर रही है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, तो फिर वो एक नेगेटिव अश्योरेंस ओपिनियन भी दे सकता है। तो ये इसमें बताना है आपने। ये अश्योरेंस के हवाले से सारे, बाकी हैंड आउट में अश्योरेंस के हवाले से बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। तो ये कुछ आई एस ए 200 और ये जो कुछ रिलेटेड चीज़ें थी ये हमने डिस्कस की हैं। और बाकी इसके अंदर इस हैंड आउट के अंदर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है, जो कि ऑडिटर का रोल है जो कि डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2017 में। उसका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2000 जो सेक्शन 246 से जो आगे हो रही है कार्रवाई, उसमें क्या ऑडिटर का किस तरह उसको अपॉइंट किया जाता है और क्या उसका रोल होता है वगैरह वगैरह, इसका भी एक मैंने वीडियो सेंड किया था। तो ये हमारा आई एस ए 200 से रिलेटेड, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में नहीं नज़र आए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हमारा जो आई एस ए दूसरा होगा वो 210 होगा, 210 आई एस ए 210 हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।